अब एक फाइनल सवाल है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले, और उसके बाद हम इस टॉपिक के को लेके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए कि कैसे टेंशन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि जो टेंशन फोर्स है जिसको हमने पढ़ लिया कि ये स्ट्रिंग के अंदर पैदा होती है जब भी हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, उसका ओरिजिन क्या है। हम माइक्रोस्कोपिकली देखना चाहते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है। तो अब अगर आप एक स्ट्रिंग को कंसीडर करें, मैंने उसकी डायग्राम भी बनाई है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंग को कंसीडर करें तो जब भी आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर टेंशन पैदा हो गई है। अब स्ट्रिंग जो है वो आप यूं भी देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे स्ट्रिंग के टुकड़ों से मिलके बनी है। इस तरह के अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, ये जो पहली वाली डायग्राम है, तो मैंने ये स्ट्रिंग के 3 टुकड़े दिखाए हैं जिनको मैंने i-1 और i+1 का नाम दिया है। तो स्ट्रिंग जो है ऐसे लाखों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। अब आप इस डायग्राम में गौर करें और फर्ज करें कि ये जो i+1 वाला टुकड़ा है इसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंशन अप्लाई करते हैं, जिसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ की रूल से ये टुकड़ा उतनी ही फोर्स आई के ऊपर अप्लाई करेगा, यानी ये जो i+1 है ये आई के ऊपर वही टी अप्लाई करेगा, और न्यूटन थर्ड लॉ की रूल से आई क्या करेगा, उतनी ही रिएक्शन फोर्स i+1 के ऊपर भी अप्लाई करेगा। अब चूंकि आई के अंदर टेंशन आ गई है जो राइट की तरफ है, i+1 की तरफ से, तो इसका मतलब है कि चूंकि i जो है अब वो i-1 से अटैच है, तो i जो है ये i-1 के ऊपर भी क्या करेगा, एक फोर्स अटैच करे लगाएगा टुवर्ड्स राइट। अब i-1 से जो आगे वाला पैच है i-2, वो अब i-1 के ऊपर फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसको मैंने अगेन इस t से रिप्रेजेंट किया है। और यूं ये जो फोर्स है ये इन स्मॉल टुकड़ों के जरिए ये पैच बाई पैच चलती हुई क्या होती है, स्ट्रिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो जो टेंशन थी हर टुकड़े के अंदर वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। इसका मतलब है कि आप स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लें, वहां पे टेंशन देखें तो वहां पे टेंशन टी के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो टेंशन है वो स्ट्रिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग के अंदर अगर आप वहां पे टेंशन मेजर करेंगे तो वो टी के बराबर होगी, टी के बराबर होगी, 2t के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे फिर से गौर करें, अगर आप आई को कंसीडर करें, इस पैच आई को, तो आई को राइट से भी एक टेंशन लग रही है जो i+1 लगा रहा है उसके ऊपर, वो t है, और लेफ्ट से भी लग रही है जो i-1 लगा रहा है वो t है। लेकिन अभी जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है वो आर्ग्यूमेंट ये साबित करता है कि जो i के अंदर जब हम टेंशन मेजर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, t के बराबर आएगी, ना कि 2t के बराबर आएगी। यानी अगर आप इस नीचे वाली डायग्राम में देखें कि तो नीचे वाली डायग्राम में मैंने i को रिप्लेस कर दिया है इस स्प्रिंग बैलेंस से, तो अब जो स्प्रिंग बैलेंस फोर्स मेजर करेगा वो T होगी, 2T नहीं होगी, क्योंकि जो आर्गुमेंट मैंने दिया है वो हमें ये बताता है कि स्ट्रिंग के हर टुकड़े के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी या जो टेंशन मौजूद होगी किसी भी लम्हे, वो किसके बराबर होगी, T के बराबर होगी, 2T के बराबर नहीं होगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फिर ये जो दोनों हमारे पास दोनों तरफ से फोर्सेस हमें लगती हुई नजर आ रही हैं, ये तो हमें यूं बता रही हैं जैसे जो टेंशन है जो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस को मेजर करनी चाहिए वो 2t होनी चाहिए, ना कि t होनी चाहिए। तो उसकी रीजन ये है कि जो अजम्पशन यहाँ पे हमने ली है जिसको हमने बताया नहीं है, वो यहाँ पे ये है कि मैंने सिर्फ आपको स्ट्रिंग के 3 टुकड़े दिखाए हैं, तो और इन 3 टुकड़ों को दिखा के मैंने साबित ये किया है कि हर टुकड़े के अंदर जो टेंशन है वो t है। लेकिन अगर हम कोई फाइनाइट स्ट्रिंग कंसीडर करें, यानी जिसकी लंबाई जो है वो कुछ खास हो, जैसे 1 मीटर होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हम पहले टुकड़े के ऊपर कोई 1 मीटर लंबी स्ट्रिंग लें और उसकी जो राइट साइड है जो जिसको आप i+1 कह रहे हैं उधर से फोर्स लगाएं।
अब अगर स्ट्रिंग दूसरी साइड से अटैच ही नहीं है, किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं है, तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप i+1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स जो हमने साबित भी किया है ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा है, वो फोर्स क्या होगी, i-1 i-2 ट्रांसमिट होती होती दूसरे किनारे तक पहुंचेगी, और जब दूसरे किनारे तक पहुंचेगी जिसके आगे मजीद कोई टुकड़ा नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो सारी की सारी फोर्स इस स्ट्रिंग को टुवर्ड्स राइट खींच लेगी। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की, स्ट्रिंग जो है वो मूव करने लगेगी टुवर्ड्स राइट। लेकिन अभी हमने अजम्पशन ये भी ली थी कि जब जो स्ट्रिंग की मैस है वो 0 है, और अब अगर आप टेंशन T लगाते हैं, फोर्स T लगाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, जिसका दूसरा किनारा किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, और उस स्ट्रिंग की मैस 0 है, तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो फौरन से हमें क्या बताएगा, जो होता है F = ma। तो यहाँ से हमारे पास A क्या आएगा, F/m, और F को हमने कहा ये T के बराबर है, तो T/m। अब अगर m 0 है, अगर m 0 है, जो हमने असम्पशन ली है कि स्ट्रिंग की मैस जो है वो 0 है, स्ट्रिंग मैस लेस है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इन्फिनिट। यानी जैसे ही आप स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जो स्ट्रिंग है वो इन्फिनिट एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स राइट मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम कभी भी नहीं देखते स्ट्रिंग को इन्फिनिट एक्सेलरेशन से मूव करते हुए, या फिर इन्फिनिट फिजिकली भी इन्फिनिट एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करना किसी ऑब्जेक्ट में मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमने पहली अजम्पशन ली थी कि स्ट्रिंग के हर टुकड़े के अंदर जो टेंशन होगी T होगी, वो सही है। और ये जो दूसरी तरफ से ये जो टेंशन T है, ये इस कंडीशन के अंदर आ रही है कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो लाजमी तौर पे दूसरी तरफ से बंधी हुई हो किसी चीज़ से। अगर वो ना बंधी होगी तो फिर क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो इन्फिनिट एक्सेलरेशन से मूव करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इन्फिनिट एक्सेलरेशन से मूव नहीं करती। जब स्ट्रिंग मूव करती है, यानी जब फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसके अंदर कुछ फाइनाइट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने नतीजा ये अखज़ किया कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग बैलेंस हो और उसके दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हो, तो जो स्प्रिंग बैलेंस जो नेट फोर्स मेजर करेगा वो 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, बल्कि जस्ट अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और ये जो दो फोर्सेस हैं जो दूसरी तरफ है, वो सिंपली उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है, जिसमें हमने इन्फिनिट स्ट्रिंग कंसीडर की, या फिर ये कंसीडर किया कि स्ट्रिंग दूसरी तरफ से बंधी हुई है, तो फिर उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होगी वो T होगी उसके अंदर। और इसलिए यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस है वो इस वाले सिनेरियो में यहाँ पे टेंशन T मेजर करेगा, ना कि 2T मेजर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। सो आई विल से कि अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो दोबारा से जहाँ से ये मैंने आर्गूमेंट देना स्टार्ट किया था, इसको दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता सुने, और जहाँ पे समझना है वीडियो को रोकें, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसको प्ले करें और आगे अंडरस्टैंड करें कि मैंने क्या आर्गूमेंट दिया है। मैंने 2 आर्गूमेंट दिए हैं। पहला आर्गूमेंट ये दिया है कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो हर पॉइंट के ऊपर T होती है, और ये उस सूरत में होती है जब स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हो। स्ट्रेच्ड होने का मतलब है कि एक तरफ से अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से स्ट्रिंग जो है वो बंधी हुई है किसी चीज़ से। यानी अगर आप i+1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस ऊपर वाली डायग्राम में, तो i-1 दूसरी तरफ से बंधा होगा, तो फिर i+1 के अंदर भी टेंशन T होगी, I के अंदर भी टेंशन T होगी, और जो पैच i-1 है उसके अंदर भी टेंशन T होगी। अगर ऐसा ना हो, अगर i-1 बंधा ना हो, तो फिर स्ट्रिंग जो है वो इन्फिनिट एक्सेलरेशन से मूव करेगी। लेकिन इन्फिनिट एक्सेलरेशन अटेन करना फिजिकल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो सेकंड वाला आर्गूमेंट है इन्फिनिट एक्सेलरेशन वाला, ये गलत है। दूसरे अल्फाज में जिसका मतलब है कि हमारा पहले वाला आर्गूमेंट जो है, जिसमें हमने ये कहा था कि हर पैच के अंदर जो टेंशन होगी वो T प्रोड्यूस होगी, वो सही है। और उसी आर्गूमेंट को आप अब ये नीचे वाली डायग्राम के ऊपर लागू करें कि पैच I को हटा के या स्ट्रिंग को काट के वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दे, तो स्प्रिंग बैलेंस वही टेंशन रीड करेगा जो पैच I में थी, और हमने साबित किया कि पैच I के अंदर जो टेंशन थी वो T थी, और इसलिए स्प्रिंग बैलेंस 2T नहीं बल्कि सिर्फ T टेंशन रीड करेगा।